नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे हमने सी प्लस प्लस के बारे में अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा है CS304 ऊप का सब्जेक्ट, सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर और इससे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोई 3-4 लेक्चर्स में हम यही ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जावा के अकॉर्डिंग। अब दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे जावा के रिलेटेड, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड, चाहे वो सी प्लस प्लस हो चाहे वो जावा हो, दोनों के सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सी प्लस प्लस की तरह सपोर्ट नहीं करता। जैसे जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, और एक और चीज़ थी जो कि सी प्लस प्लस पे होती है और जावा में नहीं होती। ऊपर वाले चैप्टर में था, आई थिंक पहले लेक्चर के अंदर था, वो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि ऊप के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जावा से डिफरेंट होती हैं। जावा इज़ अ फंडामेंटली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको MCQs के हवाले से बता दूं कि MCQ अगर आता है जावा का, इसका ऊप के हवाले से, तो वो आपको क्या आएगा कि जावा इज एन, और नीचे डैश लिखा होगा और नीचे ऑप्शंस आएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं। ट्रू फॉल्स भी आ सकता है इसका कि इज जावा एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आंसर है यस, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का, 3 नंबर का, या लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 नंबर का आता है और उसके अंदर पूछा जाता है कि क्या जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इफ यस एक्सप्लेन, और उसके बाद सारे एक्सपेक्ट्स वगैरह आप बताओ, तो आपने लिखना है कि यस, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज जावा सपोर्ट इनहेरिटेंस। बस कोई भी ऐसी, इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं ना, कि अगर आपने ये देखना है कि कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं, तो उसका आंसर हाँ या ना में तब होगा कि अगर वो लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। उसके अलावा फिर 3-4 चीजें और आ जाती हैं, जैसे इनहेरिटेंस को अगर वो सपोर्ट करती है तो वो इंकैप्सुलेशन को भी करती होगी, तब अगर वो उसके अंदर प्राइवेट हम स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। अब वो एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करती होगी, वो पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करती होगी, और अगर वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, इसका मतलब वो जनरलाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। सो इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई भी लैंग्वेज इन दोनों को सपोर्ट करती है, तो इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए पहले से उसको 4-5 चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन भी आ जाते हैं। सो एनी लैंग्वेज विच सपोर्ट इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा कि यस, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी फर्दर डिटेल में जाएं तो क्या होता है कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। इसमें आप इसकी डेफिनेशन में जो हमने लिखा कि यस इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस और ये वो, आगे आप लिखोगे बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए सिर्फ इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन को फॉलो करना इनफ है, बहुत है। इससे आगे कोई भी लैंग्वेज जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती लेकिन इनहेरिटेंस को करती है, भाई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बात खत्म। अब ऊप की वोकैबुलरी के बारे में बात करें कि ऊप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर होने के लिए सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात आती है ना। तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि इनहेरिटेंस तभी इस्टेब्लिश होती है अगर आपके पास क्लासेस हैं, 2 या 2 से ज्यादा। सिंगल क्लास में तो इनहेरिटेंस होती नहीं है ना। इनहेरिट आपने करना कहां से? आपके पास एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास होनी चाहिए जिसके अंडर आपके पास चाइल्ड क्लासेस होंगी जो उसको सपोर्ट करे, जो उसको इनहेरिटेंस दे। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो क्लासेस होंगी उसमें यह है कि बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस होनी चाहिए। उनके अंदर, जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए या जहां पे क्लासेस आ जाती हैं वहां पे हर चीज़ ऑब्जेक्ट हो जाती है, सिवाय डाटा टाइप्स के, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स होते हैं, और हमारे फंक्शंस के वो भी हमारे मेंबर्स होते हैं। उनके अलावा जो चीज़ें होती हैं उनको हम एज अ ऑब्जेक्ट डील करते हैं। हम अपने कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं क्लास को डाटा लेने देने के लिए, हम अपने सेटर्स बनाते हैं, हम अपने गेटर्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही कंसिडर की जाती हैं। तो ऊप के अंदर इनहेरिटेंस आएगी, इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल क्लासेस आएंगी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। और उनके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी होंगे, हर क्लास के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे।
मेथड हमारा, आप इस वर्ड को मेथड भी कह सकते हैं या बिहेवियर भी कह सकते हैं, एज अ मोर जेनेरिकली अगर हम बात करें तो इसको हम मेथड्स या बिहेवियर कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जो उसकी मलकियत होती है वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर जो है एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है। चेयर के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? चेयर की सीट होती है, चेयर की बैक साइड होती है टेक लगाने के लिए, चेयर की आर्म होती है जिसके ऊपर आप आर्म रेस्ट जिसको हम कहते हैं, चेयर की लेग्स होती हैं। चेयर की जगह पे अगर आप कोई जानवर कर लें, कोई एनिमल कर लें, फॉर एग्जांपल डॉग कर लेते हैं, तो डॉग का सर है, डॉग के कान हैं, डॉग की टांगे हैं, ठीक है, डॉग का पेट है, उसकी दुम है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी, ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। उसके अलावा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो चीज़ें, जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो एक्शन उसके मेथड कहलाते हैं या उसके बिहेवियर कहलाते हैं। अब जैसे चेयर है, चेयर एक नॉन लिविंग एंटिटी है। इसकी एग्जांपल मैंने इसलिए यूज़ की थी ताकि ये बता सकूं कि चेयर जो है वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है और इसकी अपने कोई बिहेवियर्स नहीं होंगे। हम इसके ऊपर कोई बिहेवियर परफॉर्म कर सकें तो वो हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक वी कैन सिट ऑन चेयर, वी कैन पिक चेयर, वी कैन ब्रेक चेयर वगैरह वगैरह, वो हम कर सकते हैं। लेकिन चेयर इटसेल्फ कोई भी एक्शन या मेथड परफॉर्म नहीं करती, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। जबकि दूसरी तरफ जो डॉग है वो क्या कर सकता है? डॉग कैन वॉक, डॉग कैन रन, डॉग कैन बार्क, ठीक है, ये हम यहां पे चीज लिख सकते हैं। अगर हम कैट की बात करें तो कैट कैन मियाऊ, ठीक है। पीपल कैन टॉक, पीपल कैन ईट, पीपल कैन स्लीप। तो कोई भी पर्टिकुलर एक लिविंग एंटिटी है तो उनके बिहेवियर्स होंगे, जो काम वो कर सकते हैं। मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप, ये मेरे बिहेवियर्स आएंगे, ठीक है। मेरे एट्रीब्यूट्स में मेरा सर, मेरा नाक, मेरे कान, मेरे हाथ, गला वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे एट्रीब्यूट्स में आएंगी, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरे साथ एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं नहीं हूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं एज अ एंटिटी जो है वो कंप्लीट नहीं रहूंगा, मैं इनकम्प्लीट एंटिटी कहलाऊंगा। जैसे कि चेयर है, चेयर की दो बाजू होती हैं, अगर एक बाजू टूट जाए तो चेयर इनकम्प्लीट है। फिर भी मान लो कि चलो चेयर की फंक्शनैलिटी अभी भी परफॉर्म हो रही है, क्योंकि हमने तो चेयर के ऊपर बैठना है ना, हमने बाजू का क्या लेना देना है। तो अगर चेयर में आर्म्स ना भी हों, क्योंकि ऐसी चेयर भी है ना मार्केट में जिनके बाजू नहीं होते, फिर भी हम उनके ऊपर बैठ पाते हैं ना प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। बड़ी बड़ी फैंसी हैं, बड़ी बड़ी महंगी हैं, उनके बाजू नहीं होते, तो फिर भी वो चेयर इटसेल्फ रहेगी, क्योंकि चेयर अभी भी इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ से गुजरी है, यहाँ से निकली है, जिसकी वजह से चेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये एक वीक एट्रीब्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर चेयर की चार टांगे होती हैं, अगर एक टांग टूट जाए तो क्या वो चेयर काबिल इस्तेमाल रहेगी? नहीं, हम उस पर प्रॉपरली नहीं बैठ पाएंगे। तो इसकी जो टांगे हैं चेयर की, वो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स हैं। इनमें से कोई एक टांग अगर टूट जाती है चेयर की, तो फिर इसमें क्या है कि हम चेयर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चेयर की अगर बैक साइड नहीं है तब भी हम चेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चेयर नहीं रहेगी, फिर वो स्टूल बन जाएगा, ठीक है। बाजू नहीं है हम फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चेयर की सीट नहीं है, सीट टूटी हुई है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है। और अगर उसकी कोई एक टांग नहीं है तब भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके बिना चेयर चेयर नहीं रहेगी। ठीक है जी। नीचे आ रहा है हमारा कंपैरिजन विद सी प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा और सी प्लस प्लस का अगर हम कंपैरिजन करें तो जावा के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर जो कंपैरिजन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जो डिफरेंट है, कोई इक्का दुक्का, बाकी सारी चीज़ें सेम आती हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस में और जावा के अंदर इनहेरिटेंस होती है, दोनों में होती है, दोनों में जनरलाइजेशन होती है, जो दोनों में स्पेशलाइजेशन होती है, दोनों में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दोनों में इनकैप्सुलेशन होती है, दोनों में एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस, अनलाइक सी प्लस प्लस, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, हम रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जावा के अंदर हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस में पब्लिक एट्रीब्यूट है, जावा में भी होता है, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, और डिफॉल्ट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता ही प्राइवेट है, तो इसको बेशक आप ना भी कंसिडर करो, ठीक है। ये भी, ये चारों सी प्लस प्लस में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर हम क्लास की ब्रैकेट के एंड पे सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जो क्लास है वो एज अ डिफरेंट कंपोनेंट है, अलग से एग्जिस्ट करती है। सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट कोड एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ हमारी क्लासेस एग्जिस्ट करती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सिंपल सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है कि जावा का कोड स्टार्ट ही क्लास से होता है पूरा का पूरा, तो इसलिए हम उसको टर्मिनेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। हम जावा के अंदर क्लासेस के एंड पे सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करते। लिखने का तरीका इसका कैसे आएगा, अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां पे आप देखें कि सी प्लस प्लस के अंदर अगर मैं यहां पे एक क्लास बनाता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा क्लास स्टूडेंट, और जैसे ही आगे मैं इसकी ब्रैकेट लगाऊंगा, क्लोजिंग करूंगा इसकी, यहां पे ये क्लास बनी, ये जो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है इस जगह पे हम ऐसे सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लास बनी, स्टूडेंट क्लास का नाम लिख दिया, स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और उस क्लोजिंग ब्रैकेट के आगे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। ये क्लास कहलाएगी मेरी सी प्लस प्लस की क्लास। लेकिन अगर इसी तरीके से मैंने एक क्लास बनानी है जावा के अंदर, मैं डिटेल में नहीं, अगर हम ना भी बनाए मिसाल के तौर पे, ये हमारा मेन पोर्शन आ रहा है, इस मेन के अंदर हमने एक क्लास बनानी है, तो हम एक तो उसको लिखेंगे इस तरीके से, पब्लिक क्लास या प्राइवेट क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, लेकिन इसके आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ये हमारी क्लास का सिंटैक्स बन जाएगा, डिक्लेरेशन, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर ये ऐसे बनेगा। ये दो चीजें डिफरेंट हैं। उसके बाद एक आता है कि ऑल मेथड्स यानी कि फंक्शन आर रिटन इन लाइन। हम इन लाइन फंक्शनैलिटीज इस्तेमाल करते हैं। देयर आर नो सेपरेट हेडर्स एंड इंप्लीमेंटेशन फाइल्स। हम अपने जावा के अंदर जितनी भी फंक्शंस और मेथड्स वगैरह कॉल करते हैं, हम उनको एज अ इन लाइन इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और मोस्टली डाटा मेंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं, उनको मैनुअली इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे हमने लिखा इंट एक्स मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे, तो वो उसको ऑटो इनिशियलाइज भी करने की सलाहियत रखता है। ये इसको एज अ नल कंसीडर नहीं करेगा इस तरीके से। अगर आपने करवाना है तो वो आप करवा सकते हो विद नल। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद वही जो मैंने आपको अभी स्टूडेंट क्लास बना के दिखाई है, यहाँ पे वो डेफिनेशन उसकी करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं। इसका सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर इसको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। अगर आपने स्टूडेंट क्लास बनाई है यहाँ पे, जैसे कि हमने ये वाली क्लास बनाई है मिसाल के तौर पे, और इसके अंदर यहाँ पे ये वाली एक क्लास है, क्लास हमने बना ली स्टूडेंट, इसका अगर हम प्राइवेट पोर्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से प्राइवेट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, जैसे कि इंट एज लिख सकते हैं स्टूडेंट का, और करेक्टर में हम उसका या स्ट्रिंग में उसका नेम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसकी हम हाइट लिख सकते हैं एंड सो ऑन। फ्लोट में हम लिख देंगे इसकी हाइट, फ्लोट हाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके पब्लिक पोर्शन के ऊपर जाना चाहें तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम पब्लिक लिखेंगे। ठीक है, और पब्लिक के अंदर हम इसके सारे सेटर्स और गेटर्स डिक्लेयर कर देंगे। अपने कंस्ट्रक्टर्स भी हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट क्लास है और इसका कंस्ट्रक्टर है तो वो क्या बनेगा, उसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही होगा। तो स्टूडेंट नाम से जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ये हमारा पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर है। अगर हमने कोई सेटर बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एज के लिए सेटर बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट दी एज, या फिर एज स्मॉल लेटर्स में, यहाँ पे बड़े लेटर्स में लिख लो। ये हमारा सेटर बन गया। अगर आपने गेटर बनाना है तो आप यहाँ पे लिख दो गेट एज। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे, सेम तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। और इनकी डेफिनेशन के लिए हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर यूज नहीं कर सकते, हम दिस रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड ये वो नेम है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 31, यूजिंग अ क्लास। कि क्लास हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, सेम टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास के फंक्शंस कैसे होते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे कैसी होती है कि क्लास बनी है टेस्ट नाम की, उसके हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ऊपर बनी थी एक स्टूडेंट नाम की, क्योंकि टेस्ट हमारी फाइल का नाम है, तो स्टूडेंट क्लास बनी थी हमारी, तो स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको हमने न्यू वैल्यूज असाइन कर दी। स्टूडेंट S2 बना लिया, उसको हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया। S1 डॉट प्रिंट, S2 डॉट प्रिंट के थ्रू हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, सेम एज C++।
बाद में एज अ प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो सी आउट की जगह पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे। प्रिंट और प्रिंट एल एन जो है वो एक किस्म का ही काम करते हैं। प्रिंट में क्या होता है कि हमें जो वैल्यूज़ उसको फेच होंगी वो प्रिंट करेगा। प्रिंट एल एन में ये होता है कि उसके आगे आने वाली पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। दोनों सेम ही हैं, दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद इसके अंदर डेटा को रन करने के लिए हम नॉर्मल कंपाइलेशन करते हैं। कंपाइलर इस्तेमाल होता है, जावा सी कंपाइलर इसका नाम है, JAVAC जावा सी कंपाइलर। ये कंपाइल करेगा हमारी वैल्यूज़ को और रन करने की कमांड है जस्ट जावा। हम जावा सी स्पेस अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है ABC, तो हम लिखेंगे जावा सी ABC डॉट जावा। ये कंपाइलर की कमांड है। इससे हमारा डाटा कंपाइल हो जाएगा। और अगर हमने उस फाइल को रन करना है तो हम लिखेंगे ABC डॉट, बल्कि इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जावा स्पेस ABC। सिंपल। जावा सी और आगे अपनी फाइल का नाम, फाइल नेम डॉट जावा अगर हम लिखते हैं तो फाइल कंपाइल हो जाएगी। और सिर्फ जावा लिख के अपनी फाइल नेम लिख देंगे तो फाइल रन हो जाएगी। और उस फाइल के अंदर जो भी कमांड्स होंगी, जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही हैं, जैसे ये हमारी फाइल है, इसको जब हम रन करेंगे तो जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता है, अगर आप CMD के थ्रू करना चाहते हैं इसको। उसके बाद कुछ बेसिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप रीड आउट कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाता है ख़त्म।